नमस्कार अजय जी, कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। ठीक। और हम अभी यात्रियों के अनुभव लेकर भारत के एक जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आज हमसे चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा में सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जय जगत और आपका स्वागत है यहाँ पर। मेरा नाम अजय है और मैं मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से हूँ। सीहोर ज़िले का एक विधानसभा है बुधनी, चूँकि ये पूरा लोग जानते भी हैं बुधनी को, सीएम का क्षेत्र में, वहाँ से रहने वाला हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई एमए समाजशास्त्र से हुई है। पहले मैं साइंस में था, लेकिन समय का ऐसा फेर हुआ कि जो हमारे गांव की परिस्थितियाँ थी उसको देखते हुए मुझे गांव के लिए संघर्ष करना पड़ा, इसलिए मैथ साइंस छोड़कर आर्ट्स करना पड़ा। फिर समाजशास्त्र से मैंने एमए किया है। मेरा जो काम है वो कृषि भी है और मैं एलआईसी के साथ भी काम करता हूँ, जीवन बीमा का। मेरी 2 बच्चियाँ हैं जो इस समय कॉलेज में हैं और मैं सोशल वर्क में काम करता हूँ। अभी जैसे हमारे यूपी गवर्नमेंट ने जो कानून दिए थे, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार, रोजगार का अधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून, पंचायती राज, तो ये पूरे कानून, फूड सिक्योरिटी और कांग्रेस की एक लोगों के जीवन को बचाने का जो सबसे बड़ी और अच्छी योजना थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, है ना, इनका पूरे का कन्वर्जेंस कैसे हो और इनके द्वारा हम समाज को मजबूत कैसे करें, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की जब आपको खबर मिली तो वो पहली ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बिल्कुल यहाँ तक खींच के ले आई कि नहीं मैं चलूँगा, नहीं तो मैं रह नहीं पाऊँगा? भारत जोड़ो यात्रा की जब खबर मिली थी तो मुझे कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी भारत जोड़ने के लिए 3571 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं, तो आपको इस यात्रा में जाना है। तो मुझे लगा कि शायद 3571 किलोमीटर बहुत कम लोग चलेंगे। वो एक चिंता थी कि ये कोई नहीं चलेगा तो मुझे चलना है। तो मैंने हाँ भरा था, लेकिन बाद में देखा कि बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो मेरी चिंता थी वो भी कम हुई। मैं उसके लिए आया था कि ऐसा ना हो कि इतनी लंबी यात्रा में शायद इतने लोग ना चले, तो मुझे जाना चाहिए। अब यात्रा में आपने 2200 से ज़्यादा कुछ किलोमीटर आप चल चुके हैं, जी 80 से ज़्यादा का सफ़र हो गया है। कई तरह की घटनाएं आई होंगी, कई तरह के लोग मिले होंगे। वो लोग जो आपसे मिल रहे हैं यात्रा के दौरान, आपसे बात कर रहे हैं, राहुल जी से मिल रहे हैं, ये लोग कैसा भारत मांग रहे हैं आपसे? देखिए, ये कोई नया भारत नहीं मांग रहे हैं। जैसा हम एक परिवार के बारे में सोचते हैं कि मेरा परिवार कैसे हो, तो परिवार में आदमी, ये व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे घर में शांति रहे, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, मेरे बच्चों को खान पान ठीक से रहे और परिवार के जितने भी लोग रहे वो खुश रहे और मान सम्मान के साथ जीवन यापन करें। अब परिवार की जब बात करते हैं तो पूरे परिवारों से जुड़कर ही ये देश बनता है, पूरे समाजों से मिलकर ही देश बनता है, पूरे संप्रदाय से मिलकर ही ये देश बनता है। इसका मतलब भारत के लोग यही चाहते हैं कि देश भी हमारा हो जिसमें शांति हो, एक दूसरे से मिलकर रहें, हमारे बच्चे उन्नति करें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, भेदभाव ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ऐसा ही भारत लोग भी चाहते हैं। लेकिन जब घर की बात करते हैं तो हम ये सारी चीज़ सोचते हैं, देश की बात करते हैं तो लोग यही सोचते हैं। लेकिन जो हमको एक अलग तरीके का देश दिखाया जाता है कि नहीं, ये इन लोगों का देश है और इन लोगों को, वो एक कुछ विचार के लोग हैं जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करते हैं। नहीं तो पूरे भारत के जितने भी हम स्टेट में घूमे अभी तक, कन्याकुमारी से हम शुरू हुए थे, तमिलनाडु से, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इनमें जितने भी घूमे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, चाहे भाषा अलग होगी, चाहे क्षेत्र अलग होगा, लेकिन सब लोग बड़े प्यार से मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग एक प्यार करने वाला देश हो, एकजुट देश हो, ऐसा चाहते हैं। नहीं तो हम मध्य प्रदेश के थे, हमसे नफरत करना था उन लोगों ने, ना हम उनकी भाषा ठीक से जानते थे, ना हम वहाँ के थे। लेकिन भावनात्मक चाहे भाषा ना हो, लेकिन एक दिल से दिल का जो लगाव होता है वो बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ जाता है कि लोग कैसा भारत चाहते हैं। अब इस यात्रा में जब आपने डिसीजन ले लिया कि आपको चलना है, आपने लोगों को समझ लिया है कि वो क्या देश चाहते, कैसा देश चाहते हैं, इस देश की कुछ खूबियाँ आपके जहन में आई होंगी, अगर आप उन्हें गिना सकें, इस देश में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, इस देश में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नफ़रत के आधार पर हम लोगों को बांटें। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में यही है। हमारा देश बहुत मजबूत है, हमारे देश के लोग भावुक हैं,
जैसा हम उनको दिखाते हैं वो भावना में देते हैं। इसलिए हमको ऐसा बिल्कुल भी भावुक करके गलत चीज़ की ओर नहीं ले जाना चाहिए उनको कभी भी भावनात्मक रूप से। यदि हमको उनकी भावना दिखाना ही है तो हम देश मजबूत कैसे करें, वैसा भावुक करना चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस देश में एक विचारधारा इस देश को बांट रही है, और वो बांटने का कारण केवल सत्ता तक नहीं, क्योंकि सत्ता 1947 के बाद शुरू हुई, लेकिन उनका ये पूरा विचार 1947 के पहले का ही था, है ना, कि भाई लोकतंत्र ठीक नहीं है, यहाँ जाति होना ज़रूरी है, जाति नहीं होगी तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये पहले से ही वो सोचते हैं। हम ही यहाँ के मूल निवासी, बाकी लोग तो बाहर से आ गए हैं, है ना, ये हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन भारत वो देश है जो बोलता है विश्व का कल्याण है, और कांग्रेस भी बोलती है कि विश्व बंधुत्व की बात करता है हमारा संविधान भी, है ना। तो जिस देश में सनातन धर्म हो या बाकी धर्म हो जो पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, वो अपने ही देश के लोगों का कल्याण क्यों नहीं चाहेंगे। तो ये पूरा देखा गया है कि लोग एक खुशहाल देश चाहते हैं। जिस प्रकार का देश ये लोग बनाना चाहते हैं, विपरीत विचारधारा वाला, वो वैसा देश बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि लोगों के अंदर नफ़रत डाली जा रही है, और नफ़रत डालने के कारण ही बाकी चीज़ें आ रही है। यदि वो नफ़रत डालेंगे तो हम बटे रहेंगे तो भारत की संपत्ति पे लोग कब्जा कर पाएंगे। और केवल भौतिक संसाधन नहीं, हमारी जो संरचनाएं बनी हैं, हमारा जो पूरा लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी, उन पे भी वो कब्जा कर पाएंगे। तभी इस देश के लोगों को वो गुलाम बना सकते हैं। तो उनका मकसद है लोगों को गुलाम बनाना, क्योंकि देश की आज़ादी के समय भी वो अंग्रेज़ों के साथ थे गुलाम बनाने के लिए। और आज जब हम स्वतंत्र हो गए तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्वतंत्र क्यों है, तो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति इसीलिए सारा कर रहा है वो। जैसे आपने बताया कि आप ज़मीनी स्तर पे कई जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में आपने काम किया, स्वास्थ्य में काम किया। क्या लगता है ग्रामीण परिवेश जो हमारे यहाँ सबसे बहुतायत में पाया जाता है, वहाँ की ग्रामीण लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण लोगों की एक प्रकार से रोजगारी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्र कृषि प्रधान है। हमारी जो ज़मीनें हैं जनसंख्या बढ़ने के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में हो रही हैं। युवा जो है उनके हाथ में काम चाहिए। यदि काम नहीं होगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो बाकी व्यवस्था ऑटोमेटिक गड़बड़ होगी, है ना। चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लें, उसमें भी दिक्कत आएगी, चाहे हम शिक्षा की बात करें, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो हमको रोज़गार पे काम करने की ज़रूरत है, और रोज़गार के लिए यूपी गवर्नमेंट ने नरेगा दिया है। नरेगा के साथ साथ जो पढ़ लिख लिए थे लोग, उनके लिए प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम दिया है यूपी गवर्नमेंट ने कि पढ़ा लिखा बच्चा, उसके पास पैसे यदि नहीं है तो 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का जो भी उद्योग करना चाहे वो कर सकता है। मैंने खुद ने करा है मेरे क्षेत्र में, मैं वहाँ फैक्ट्री आपको दिखा सकता हूँ। ये मनमोहन सिंह और यूपी गवर्नमेंट के कारण हुआ। आज वो एक जो फैक्ट्री खोली वो 35-35, 40-40 लोगों को रोज़गार दे रहा है। ये यूपीए का काम था जो वहाँ पे दिखता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा एक हर परिवार की एक चिंता है कि हमारे बच्चे अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा कैसे लेंगे। 84 में हमने नवोदय विद्यालय खोले। नवोदय विद्यालय चूँकि जिला स्तर पे एक थे, उसमें 80 लोगों का बच्चों का ही एडमिशन हो पाता था, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। 2009 तक 20 करोड़ ऐसे बच्चे थे जो शिक्षा से वंचित थे, बाहर थे। यूपीए गवर्नमेंट थी जिसने शिक्षा अधिकार कानून केवल कानून नहीं, अधिकार जोड़ा गया उसमें कि यह बच्चों का मौलिक अधिकार होगा। और वो कानून यदि पूरी तरीके से धरातल पर मनमोहन सिंह जी का कानून उतर जाए तो हर गांव का जो सरकारी विद्यालय है वो नवोदय विद्यालय के स्टैंडर्ड पर होगा। ये पूरी चीज़ उस कानून के अंदर है। लेकिन चूँकि अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार थी और उनको मालूम है कि यदि क्वालिटी वाली एजुकेशन बच्चों को मिल जाएगी तो ये बड़े होने के बाद गुलाम नहीं होंगे, ये आवाज़ उठाएंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों को समझेंगे, और ये जो हम जन समुदाय जन ताकत की बात करते हैं वो बढ़ेगी। इसलिए उसने शिक्षा अधिकार पर काम नहीं किया। हमने बुधनी विधानसभा में हमारे साथियों ने सबने मिलकर इसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया। शिक्षा अधिकार के कानून से सरकारी लोगों को बतलाकर, अधिकारियों को बतलाकर मजबूर भी किया कि ये कानून है। और वहाँ आज मॉडल हैं जो वंचित वर्ग के बच्चे पन्नी बिनते थे, जो दिन भर घूमते रहते थे, स्कूल नहीं जाते थे, आज वो स्कूल जा रहे हैं। उनको नसुलगंज ज़मीन बहुत महंगी है, लगभग 50 लाख की कीमत की ज़मीन मिली है, पूरी बिल्डिंग बनी है। वहाँ 11 लोगों को नया रोज़गार मिला। टीचरशिप इतने बच्चे थे तो 11 लोगों का रोज़गार लगा है। मध्याह्न भोजन वालों को मध्याह्न भोजन वाले काम मिला है।
और जो बच्चे पन्नी बिनते थे उनका भविष्य आज सुरक्षित क्योंकि वो स्कूल के अंदर है। तो ये सामाजिक बदलाव के काम पूरे किए, जन कल्याणकारी कानून यूपी गवर्नमेंट ने दिए और उस शिक्षा अधिकार से फूड सिक्योरिटी को भी जोड़ा गया, उस शिक्षा अधिकार से नरेगा को भी जोड़ा गया। ये तमाम कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसमें अधिकार ये नहीं दिया कि हमको दिल्ली जाना पड़ेगा या सीहोर में लेना पड़ेगा या भोपाल से करना पड़ेगा। ये पूरे अधिकार लोकल अथॉरिटी को दे दिए कि शिक्षा अधिकार को जो लागू करना उसकी योजना आप बनाओ, क्रियान्वयन आप करो और मॉनिटरिंग आप करो। ये सबसे बड़ी ताकत यूपी गवर्नमेंट ने हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दी थी, जिसको अब धीरे धीरे भाजपा सरकार कम कर रही है, बंद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको स्कूल बंद करना है और स्कूलों को भी प्राइवेटाइजेशन करना है पूरा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और ये संघर्ष भी हम लोगों को करना होगा। यात्रा के दौरान आप कई तरह के लोगों से मिले हैं, कोई एक खास वाकया जो आपको याद हो, हमेशा याद रहे ऐसी कोई घटना? मुझे एक वाकया याद है कि जब हम तेलंगाना में चल रहे थे और एक 3 साल का बच्चा और एक 4 साल की बच्ची बिल्कुल रोड पे खड़े थे और हम जब देखा कि यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, चूँकि हम यात्रा के थोड़े आगे थे, तो वहाँ पर जब हमने देखा कि दोनों बच्चे खड़े हैं, हमने उनसे पूछा क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा हमको राहुल जी से मिलना है। तो आप किसके साथ आए हैं? तो बोले हम दोनों भाई बहन आए हैं। उनके साथ कोई नहीं था। मतलब 3 साल और 4 साल के बच्चे राहुल जी के साथ रोड पर खड़े और हमको बड़ी चिंता हुई कि इतनी सारी भीड़ रही कि बच्चे कैसे मिलेंगे। मतलब देखिएगा 3 साल 4 साल के बच्चे में भी राहुल जी के लिए एक मिलने का जुनून और उनके प्रति कि राहुल जी आ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे नेता आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों तक में है कि राहुल गांधी आ रहे हैं और उनसे हमको मिलना है। बड़े बड़े लोग भी मिलने में सोचते हैं यार इतनी भीड़ में कैसे मिलेंगे। वहाँ पे 3 साल का बच्चा अपनी बहन के हाथ से हाथ पकड़कर ये बिल्कुल दमदारी से कह रहा है कि हम राहुल जी से मिलने के लिए आए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी याददाश्त थी। लास्ट में अब आप मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में करीब 17 साल से ज़्यादा लगातार शासन बीजेपी का रहा, फिर बाद में फिर उन्होंने सरकार गिरा के शासन दिया। इस समय आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि आम पब्लिक को भी, युवाओं को भी, अपने साथ जुड़ रहे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे इस यात्रा से ये संदेश हैं कि ये जो देश है ना, जिस प्रकार के हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने बनाया, उनका खून पसीने लगा है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, तब जाकर ये पूरा देश इस स्थिति में हमको मिला है। तो इसको किसी छोटे से स्वार्थ में या नफ़रत में इसको तोड़े नहीं, लोगों को एकजुट करें, लोगों को जोड़ें, नफ़रत को कम करें और सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार की स्थिति कैसे बेहतर हो और जो प्रशासन है वो निष्पक्ष कैसे हो। जो जिसकी सत्ता हो उसी का काम ना करें, वो कानूनी रूप से काम करें और लोगों को सामाजिक न्याय मिले इसके लिए काम करें। तो सभी से अपील है कि नफ़रत को ख़त्म करें, भाईचारे से रहें, तभी हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सफल होगी। क्योंकि हम इसीलिए निकाल रहे हैं कि भारत एकजुट हो और नफ़रत को हम ख़त्म करें। तो सभी नफ़रत से ऊपर उठकर, जातिवाद या संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, इसमें हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी, कांग्रेस संदेश को समझने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी यात्रा आपके उद्देश्यों पर पूरी खरी उतरे और पूरी हो। जल्दी श्रीनगर में दोबारा धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा चली।